अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शागुर एजुकेशनल चैनल। दिस इज़ योर फिजिक्स टीचर एफ एम नासिर शाह। ओके स्टूडेंट, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर जो है वो कंटिन्यू है। आज हम फर्दर इसके टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, लेंज लॉ। तो लेंस लो बेसिकली जो है वो एक साइंटिस्ट के नाम से जो है वो बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट लॉ रखा गया है। और इसमें आप देखेंगे क्या कंडीशन है कि इन 1835 लेंस proposed a rule to determine the direction of induced current called लेंस लो। कि बेसिकली 1835 में 1835 में लेंस ने क्या प्रपोज किया। उसने जो है बेसिकली कि अगर कहीं अगर जो है वो करंट इंड्यूस हो रहा है कॉइल में, तो उसकी हमें डायरेक्शन कैसे पता चलेगी। उसने उसका जो तरीक़ेकार था उसको डिटरमाइन किया, फाइंड आउट किया। और उस मेथड को जो है वो लेंस लो का नाम दे दिया गया, कि जिसकी मदद से हम किसी भी कॉइल में गुजरने वाले करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं कि ये गैल्वानोमीटर लगा हुआ है, जो कि बेसिकली करंट की डिरेक्शन को जो है वो डिफ्लेक्शन को शो करेगा। और यहाँ पर देखें, यहाँ बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मैग्नेट है जो कि इसको इस कॉइल के अंदर जो वो इंसर्ट किया जा रहा है, और ये मैग्नेट है इस कॉइल के से जो है वो आउटसाइड आउटवर्ड लेकर जा रहे हैं। तो देखें कंडीशन क्या है कि इट स्टेटेड द इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज फ्लो इन अ डायरेक्शन विच विल अपोज द कोज द प्रोड्यूस इट। कि जो भी करंट इंड्यूस होगा वो हमेशा क्या होगा, अ, हमेशा जो भी करंट इंड्यूस होगा वो फ्लोज इन अ डायरेक्शन विच विल अपोज द कोज दैट प्रोड्यूस इट। यानी कि जो कंडीशन ये है आपके पास कि जिसकी वजह से करंट जो है वो इंड्यूस हो रहा है, उसकी डायरेक्शन के अपोजिट हमेशा जो है वो करंट की डायरेक्शन होगी। तो अब आप देखें कि यहाँ जो है वो मैग्नेट मौजूद है, इस कॉइल के अंदर मैग्नेट को इंसर्ट किया जा रहा है जिससे करंट इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिज्म क्या है, सोर्स ऑफ करंट है। इसके जरिए जो ये कोज बनेगा करंट को प्रोड्यूस करने का, ये सबब बनेगा करंट को प्रोड्यूस करने का। तो आप कंडीशन देखें कि अगर ये इन्वर्ट की कंडीशन है, तो करंट की डायरेक्शन जो है वो इसके अपोज होगी। और ये आउटवर्ड की कंडीशन है तो करंट की डायरेक्शन इसके अपोज होगी। तो यहाँ पर आप देखें कि सिचुएशन क्या है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि लेंस लो क्या है कि इन 1835 लेंस प्रपोज्ड अ रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कॉल्ड लेंस लो। कि किसी भी कॉइल में जब करंट इंट्रोड्यूस होगा या इंड्यूस होगा, तो उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लेंस लो का इस्तेमाल करते हैं। और लेंस लो की स्टेटमेंट क्या है कि द इंड्यूस करंट ऑलवेज फ्लोज इन अ डायरेक्शन विच विल अपोज द फोर्स दैट प्रोड्यूस इट। तो इंड्यूस करंट जो कि फ्लो करेगा, जो कि इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी फ्लो की, वो हमेशा जो है वो अपोज होगी। कि जिसकी सबब से जो है वो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसके अपोज होगी। एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर कि इफ वी मूव नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट टुवर्ड अ सर्कुलर कॉइल। एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें आपने जो है वो नॉर्थ पोल, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को जो है वो बेसिकली आपने जो है वो सर्कुलर कॉइल की तरफ जो है वो फॉरवर्ड किया है। देन द करंट इज इंड्यूस इन एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखें यहाँ करंट जो है वो इंड्यूस होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, making the phase of the coil north so that it will oppose the forward motion of the bar magnet। तो कंडीशन क्या होगी जब वो कॉइल के अंदर मैग्नीट्यूड, तो स्टूडेंट कंडीशन क्या होगी कि जब भी आप जो है वो बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को सर्कुलर कॉइल की तरफ आगे फॉरवर्ड करेंगे, और करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि बेसिकली मेकिंग द फेज ऑफ द कॉइल नॉर्थ। जो कि बेसिकली नॉर्थ कॉइल जो बार मैग्नेट का जो है वो जो आपने नॉर्थ पोल अंदर की तरफ फॉरवर्ड किया था स्टूडेंट, तो मेकिंग द फेस ऑफ द क्वाइल नॉर्थ, तो वहां पर जो है वो क्वाइल भी जो है वो किस कंडीशन में आ जाएगा, वो नॉर्थ को शो करेगा, सो दैट इट विल अपोज द फॉरवर्ड मोशन ऑफ द बार मैग्नेट। जो कि बार मैग्नेट की मोशन को, जो कि फॉरवर्ड है क्वाइल की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो उसको अपोज करेगा। इफ वी मूव नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट अवे फ्रॉम द सर्कुलर कॉइल। अब क्या कर रहे हैं, पहले आपने टूवर्ड द सर्कुलर कॉइल किया था, अब आप स्टूडेंट अवे द सर्कुलर कॉइल कर रहे हैं, सर्कुलर कॉइल से दूर कर रहे हैं। देन द करंट इज इंड्यूस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब उसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, जो कि मेकिंग द फेज ऑफ द कॉइल साउथ। तो बेसिकली वो साउथ की कंडीशन को जो है वो इंट्रोड्यूस करेगा, सो दैट इट विल अपोज द बैकवर्ड मोशन ऑफ द बार मैग्नेट। अब वो बार मैग्नेट के बैकवर्ड मोशन को अपोज करेगा। तो आप देख रहे हैं लेंस लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि जो करंट का कॉज है, तो फ्लो ऑफ करंट जो है वो उसी के डायरेक्शन को क्या कर रहा होता है स्टूडेंट, अपोज कर रहा होता है। और एंटी क्लॉकवाइज ऑलवेज विल बी टेकन एज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज ऑलवेज विल बी टेकन एज नेगेटिव।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लेंस लॉ क्या है? जिस तरीके से आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आपको पता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आप एनर्जी को जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ कंडीशन देखें क्या कह रहा है कि लेंस लॉ इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंस लॉ क्या है? बेसिकली वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, यानी कि इसके साथ कंसिस्टेंट है, इसके रिजेंबल में वर्क कर रहा होता है। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द इंड्यूस करंट। लेंस लॉ के मुताबिक जो भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी इंड्यूस करंट के जरिए, अपोजिट द ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड। और वो क्या करेगी? मैग्नेटिक ओरिजिनल जो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास पहले से क्रिएट हुई थी वो उसको अपोज करेगी, दैट प्रोड्यूस द करंट, जो कि करंट को प्रोड्यूस करने का सबब बनेगी। इफ लेंस लॉ इज वायलेटेड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंड्यूस करंट इज द सेम डायरेक्शन एज द फील्ड। और अगर कंडीशन क्या है आपके पास के लेंस लो वायलेट की कंडीशन पे आता है, और जो भी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस हुआ है वो फिर सेम डायरेक्शन पे आ जाएगा। The two field combine to produce a stronger field which is turned into a large current। अब दो फील्ड सेम डायरेक्शन की वजह से जब मर्ज होंगे तो आपको जो करंट की स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। दिस लार्जर करंट प्रोड्यूस अ न्यू मैग्नेटिक फील्ड। अब जो ये नया जो लार्जर करंट आएगा जो जिसके मैग्नीट्यूड ज्यादा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी न्यू आ जाएगी। जो पहली मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी स्ट्रेंथ कम थी, अब जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो बढ़कर आएगी, विच फर्दर इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसिंग अ न्यू करंट। फिर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने के बाद एक और नया करंट इंड्यूस होगा, और एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो दिस विल वायलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फुलफिल करता है। तो थर्स लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो लेंस लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जो है वो वर्क कर रहा होता है। लेंस लॉ इज ऑल्सो इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एज ऑल ऑफ यू नो अबाउट, वेरी वेल, टू एवरी एक्शन इज ऑलवेज इक्वलेंट अपोजिट रिएक्शन। तो लेंस लॉ इसके अकॉर्डिंग भी जो है वो आपको जो है वो इसमें रिजेम्बलेंस दिखेगी, इसकी स्टेटमेंट से जो वो मैच करेगा, विच स्टेट दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लेंस लॉ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंसिस्टेंट है, बेसिकली लेंस लॉ कंसिस्टेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट एसी जनरेटर, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कार्बन ब्रश है, स्लिप रिंग है, और नॉर्थ है, साउथ है, कॉइल लोकेटेड बाय मैकेनिकल मींस पाथ ऑफ मोशन, और यहाँ एक मीटर सेट हुआ हुआ है। तो एसी जनरेटर क्या होता है स्टूडेंट? अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी की जो कन्वर्जन है वो किस में दे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में दे। तो वो इलेक्ट्रिक जनरेटर कहलाता है। एंड द वन दैट प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड एसी जनरेटर। तो क्योंकि बेसिकली ये एसी करंट को प्रोड्यूस करता है इसलिए एसी जनरेटर कहलाता है। एसी क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट। और डीसी डीसी क्या होता है? डायरेक्ट करंट। जो हमारे पास मेन सप्लाई जो पीएमटी से जो हमारे पास पावर आ रही होती है वो एसी करंट होता है। और जो जनरेटर भी जो है वो करंट को इंट्रोड्यूस करता है या प्रोड्यूस करता है वो भी एसी करंट होता है। एसी करंट की वजह से इसका नाम रखा जाता है एसी जनरेटर। जबकि डीसी करंट जो है, डीसी वोल्टेज जो है वो हमारे मोबाइल्स की बैटरीज हो गई, यूपीएस की बैटरीज हो गई, ये होते हैं बेसिकली। सो प्रिंसिपल एंड वर्किंग कंडीशन क्या है आपके पास? एसी जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एसी जनरेटर किसके प्रिंसिपल पे काम कर रहा है स्टूडेंट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। व्हेन कॉइल रोटेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रहते हुए रोटेट करेगी, देन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल इंड्यूस एन ईएमएफ इन द कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से कॉइल में एक ईएमएफ इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वोल्टेज इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सो हमारे पास ये एसी जनरेटर की प्रिंसिपल और वर्किंग हुई। अब देखें म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, नाम से जाहिर है म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी कि आपके पास दो कॉइल होंगी, एक प्राइमरी कॉइल होगी और एक सेकेंडरी कॉइल होगी। प्राइमरी कॉइल को जो है वो आपने बैटरी से कनेक्ट किया होगा, और जब प्राइमरी कॉइल के ऊपर जो है वो करंट ऑन होगा, करंट की सप्लाई होगी, करंट फ्लो करेगा, तो आप देखेंगे सेकेंडरी कॉइल जो है प्राइमरी कॉइल से करंट क्या करेगा? इंड्यूस करेगा। तो कंडीशन क्या है हमारे पास यहाँ पे? ये म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है।
कि चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूस ईएमएफ इन द अदर कॉइल, कि एक कॉइल के अंदर करंट चेंज होने की वजह से अगर दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंट्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं यहाँ पे कि लेट टू कॉइल आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पे आपको हमने डायग्राम में भी दिखाया है कि दो कॉइल हैं जो कि जिनको बहुत एक दूसरे के क्लोज रखा गया है। हैविंग अ करंट पासिंग थ्रू इट, इट इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। और जिस कॉइल के अंदर करंट पास हो रहा है उसको हम प्राइमरी कॉइल कह रहे हैं। मैग्नेटिक लाइन ऑफ प्राइमरी कॉइल पासिस थ्रू अदर कॉइल कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। तो जो उसकी मैग्नेटिक लाइन स्टूडेंट पास हो रही हैं, प्राइमरी कॉइल से करंट गुजरा, मैग्नेटिक लाइन पास हो रही है सेकेंडरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल के अंदर, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा हमारे पास, इफ करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल चेंजेस, अगर प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज हो रहा है, दिस विल चेंज द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होना शुरू होगा, जो कि ईएमएफ को इंड्यूस कर देगा सेकेंडरी कॉइल के अंदर। और प्राइमरी कॉइल की वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। ईएमएफ को हम जो है वो इस सिंबल से डिनोट करते हैं, और को कह रहे हैं कि ईएमएफ जो इंट्रोड्यूस होता है सेकेंडरी कॉइल में, वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी कॉइल करंट। सही है। रेट का मतलब क्या है, टाइम रेट, टाइम के हिसाब से देख रहे हैं कि प्राइमरी कॉइल के अंदर कितना करंट में चेंज आ रहा है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एज ऑल ऑफ यू नो, वेन एवर यू विल एलिमिनेट द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यू विल हैव टू टेक इज इक्वल टू एन कांस्टेंट। यहाँ इक्वल टू कांस्टेंट भी आ गया, और कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, where m is called the mutual inductance and its unit is Henry। इसकी यूनिट हेनरी होती है। और जो कि हेनरी बेसिकली क्या होता है, वो इसकी एक और यूनिट होती है जिसको आप कहते हैं कि वोल्ट इनटू सेकंड पर एम्पेयर। नेगेटिव साइन अराइजेस ड्यू टू लेंस लॉ, और नेगेटिव साइन किस वजह से अराइज हो रहा है, लेंस लॉ की वजह से अराइज हो रहा है। कि लेंस लॉ की स्टेटमेंट क्या थी, कि जो बेसिकली करंट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो कॉज बन रहा है, उसी को करंट की डायरेक्शन क्या करेगी, अपोज करेगी। ओके, जब हम ट्रांसफार्मर की स्टूडेंट बात करें, आ ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच कैन चेंज द वोल्टेज ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट। ट्रांसफार्मर ऐसी डिवाइस है बेसिकली जो कि वो हमारे पास जो है वो जितना भी ऑल्टरनेटिंग करंट का जो वोल्टेज होता है वो उसको चेंज कर रहा होता है। मैं इसके एग्जांपल दूं आपको, तो पीएमटी आपने नाम सुना होगा, पैरा उसकी फुल फॉर्म होती है, फुल एब्रीविएशन है पैरामाउंट ट्रांसफार्मर। 11,000 वोल्ट की जो वायर्स पीएमटी में जारी होती हैं, तो वो उस यकीनन दो ट्रांसफार्मर होते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। लेकिन वहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को एक्टिव करवाते हैं और आपके घरों तक वो 11,000 वाट को डिवाइड करते हैं और 220 वोल्ट में सप्लाई जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है, कि ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। जाहिर है भी हमने पढ़ा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर दो कॉइल होती है, प्राइमरी कॉइल होती है और एक सेकेंडरी कॉइल होती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी वोल्टेज का जो है वो वीपी, और सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो वीएस। प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न जो है वो एनपी, और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न जो है वो एनएस। और ये ट्रांसफार्मर कोर ली हुई है जिसपे वायर को बाउंड किया गया है। सो व्हेन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल चेंजेस, प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा, तो देन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल इंड्यूस एन ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड की चेंजिंग की वजह से जो है वो ईएमएफ इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में। सो कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं इसकी, कि टू कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, दो कॉइल हैं जो कि बेसिकली कॉपर वायर की इस्तेमाल हो रही हैं, उनको वाउंड किया गया है सेम सॉफ्ट और लेमिनेटेड आयरन कोर। ये जो दी हुई है ट्रांसफार्मर को, ये आयरन कोर है। वन इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल एंड द अदर इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। द सॉफ्ट आयरन कोर इंश्योर दैट ऑल फ्लक्स एसोसिएटेड विद वन कॉइल आल्सो पासेस थ्रू द अदर। तो बेसिकली जो आपने सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल किया है और इस बात को यकीनी बनाया है कि जो भी फ्लक्स एसोसिएट होगा वन क्वाइल से और पास होगा वो दूसरी क्वाइल के अंदर। और फ्लक्स का मतलब ये है कि चार्जेस का फ्लो, करंट का फ्लो इन अ पर्टिकुलर एरिया। लेट द नंबर ऑफ टर्न इन अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल आर एनपी एंड एनएस। एनपी को आपने नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी की कंडीशन पे लिया है और नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी एनएस है। इफ एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ वोल्टेज है, प्राइमरी वोल्टेज वीपी सप्लाई टू द प्राइमरी कॉइल, इट क्रिएट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही आपने प्राइमरी कॉइल को जो है वो सप्लाई वोल्टेज सप्लाई किया, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ।
जो कि ईएमएफ को इंड्यूस कर देगा सेकेंडरी कॉइल में यानी कि वीएस में। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वीएस अपॉन वीपी इज इक्वल टू एनएस अपॉन एनपी। सो दिस इक्वेशन शोज द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। ये इक्वेशन किसको शो कर रहा है बेटा, कि ये रिलेशन है कि जो इनपुट हमने दिया है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है with respect to the number of turns के according. So it's depend upon the given condition के what we have the number of turns in the uh, basically in the transformer call. For an ideal transformer no power would dissipate. Ideal transformer जो कि practically exist नहीं करता, उधर जो है वो कोई पावर डेसिपेशन नहीं होगी, जबकि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे। हर जो है वो कंडक्टर हो या ट्रांसफार्मर कॉइल हो, सबके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जो कि पावर लॉसेस या करंट लॉसेस का सबब बनती है। एंड द पावर ट्रांसफर टू द सेकेंडरी सर्किट इज द सेम एज द पावर ऑफ द प्राइमरी सर्किट। आइडियल कंडीशन पे पावर जो है वो प्राइमरी की सेकेंडरी के बराबर हो जाएगी। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई वी। तो प्राइमरी की पावर है तो प्राइमरी वोल्टेज प्राइमरी करंट, और सेकेंडरी की पावर है तो सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी करंट। शॉर्ट क्वेश्चन में 3 मार्क्स का जो है वो बेसिकली स्टूडेंट क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। सो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। इसका पहला पॉइंट है इट इंक्रीजेस द इनपुट वोल्टेज। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हमेशा वोल्टेज को इंक्रीज करता है, जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, इट डिक्रीजेस द इनपुट वोल्टेज। ये इनपुट यानी कि इसकी एग्जांपल आप ऐसे देख लें कि अगर घर के अंदर रेफ्रिजरेटर है और उसके ऊपर आपने स्टेबलाइजर लगाया हुआ है, तो स्टेबलाइजर में एक ट्रांसफॉर्मर है जो कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बेसिकली जो है वो उसके अंदर एक्टिव होंगे जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमारे पास एसी सप्लाई जो है वो उसका इनपुट वोल्टेज कम आ रहा है, लो आ रहा है, तो आप देखें स्टेबलाइजर में 2 ऑप्शन होते हैं, एक इनपुट का ऑप्शन होता है एक आउटपुट का। तो इनपुट वोल्टेज अगर हमारे पास 180 आ रहा है तो वो उसको आउटपुट पे जो है वो 220 या 220 के अप्रोक्स करीब 210 करके जो है वो रेफ्रिजरेटर को सप्लाई कर रहा होता है, ताकि जो है वो किसी भी नुकसान से जो है वो बचा जा सके। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एक्टिव होता है, और अगर वोल्टेज हाई आ रहा होता है तो इनपुट पे आपको वोल्टेज ज्यादा दिखेगा। लेकिन जब चूंकि ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है स्टेबलाइजर के अंदर, तो वो उसका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एक्टिव होता है और वहां पर वो उसको रिक्वायर्ड वोल्टेज मेंटेन करके सप्लाई कर रहा होता है। तो ये मैंने एग्जांपल भी आपको बता दी है कि द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज लेस देन द नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल। हमेशा एनपी को जो है वो कम रखा जाता है एनएस के मुकाबले में। और नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल। और यहाँ पर जो है वो प्राइमरी कॉइल के टर्न्स को ज़्यादा रखा जाता है सेकेंडरी कॉइल के मुताबिक। तो अगर प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स जो है बेसिकली वो सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स से लेस रखे जाएंगे तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बन जाएगा। और अगर इसकी कंडीशन रिवर्स कर देंगे कि प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स को हम बढ़ा देंगे सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स से, तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। करंट इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन करंट इन सेकेंडरी कॉइल। यहाँ हमेशा आईपी जो है वो ग्रेटर होगा आईएस के। और यहाँ पे करंट इन प्राइमरी कॉइल इज लेस देन द करंट इन सेकेंडरी कॉइल। फिर कुछ कंडीशंस हैं इसको आपको जहन में रखनी है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो यू आर एबल टू राइट 3 डिफरेंसेस ऑन दैट टाइम। ओके, रोल ऑफ ट्रांसफॉर्मर इन पावर ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें कि पावर ट्रांसमिशन में ट्रांसफॉर्मर का रोल क्या है, वो क्या रोल प्ले कर रहा होता है। सो हीट डेसिपेटेड इन द ट्रांसमिशन केबल इज आई स्क्वायर आर टी। अभी हमने बेसिकली आप देखें कि जूल्स लॉ के अंदर जूल्स लॉ का ये फॉर्मूला है कि हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो पावर डेसिपेशन में जो है वो आपके पास जो हीट आएगी वो कितनी आएगी, आई स्क्वायर आर टी। सो टू ट्रांसमिट पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, सो पावर जब ट्रांसफर होगी लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर तो करंट शुड बी रिड्यूस। करंट क्या होगा, कम हो जाएगा बाय इंक्रीजिंग वोल्टेज। जैसे जैसे जो है वो वोल्टेज बढ़ता जाएगा तो करंट यहाँ पर जो है वो कम होना चाहिए। दिस विल मिनिमाइज पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट डेसिपेशन। तो बस आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पावर लॉस है वो बेसिकली क्या होगा, दिस विल मिनिमाइज पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट डेसिपेशन। तो हीट डेसिपेशन की वजह से जो पावर लॉस होती है उसको इस कंडीशन पे कम किया जा सकता है। आई स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज यूज एट द जनरेटिंग स्टेशन टू इंक्रीज द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। हमेशा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो आपको आउटपुट पे है बढ़कर मिले, इंक्रीज होकर मिले। So it is then transmitted to the substation where it is stepped down to the desired level by the help of the transformer and supplied to the consumer. तो वहाँ पर जो सब स्टेशन होते हैं वहाँ स्टेप डाउन बेसिकली जो है वो जहाँ पर आपने स्टेप डाउन करना होता है या स्टेप अप करना होता है तो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ हमें कंज्यूमर्स को सप्लाई देनी है वो उनके डिजायर्ड
वैल्यू को जो है वो प्रोवाइड कर सके बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर वर्क ओनली विद एसी, ट्रांसफॉर्मर जो है वो एसी के ऊपर वर्क करता है। दिस इज द रीजन वाई मेन पावर इज सप्लाइड एज एन ऑल्टरनेटिव करंट। और ये सिर्फ रीजन ये है कि आपने जो है जो भी मेन पावर सप्लाई दी है, और तो वो बेसिकली आपके पास क्या है, जो मेन पावर सप्लाई आ रही है वो खुद क्या है, एसी आ रही है, ऑल्टरनेटिव करंट सप्लाई आपको प्रोवाइड की जाती है। तो ट्रांसफॉर्मर खाली एसी के ऊपर वर्क करेगा। रोल ऑफ ट्रांसफार्मर इन पावर ट्रांसमिशन के अंदर आप देख सकते हैं कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। पावर प्लांट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसफार्मर स्टेप अप वोल्टेज और ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन लाइन कैरी इलेक्ट्रिक लॉन्ग डिस्टेंस, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कैरी इलेक्ट्रिक टू हाउसेज, इलेक्ट्रिसिटी टू हाउसेज। नेबरहुड ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर ऑन पोल स्टेप डाउन इलेक्ट्रिसिटी बिफोर इट एंटर द हाउस। तो ये पूरी एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि डायग्राम के जरिए आपको समझाई गई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर क्या क्या हो सकती हैं, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन मैंने प्राइमरी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यहाँ मैंने जो है वो एक बेसिकली स्कीमेटिक डायग्राम शो किए कि ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट। अगर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज स्टेप अप देखें। अब आप इसको सिग्नल जो है वो कम, इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल कम मिला, इसने स्टेप अप था तो सिग्नल को बढ़ा दिया, एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया। यहाँ स्टेप डाउन में देखें इनपुट ज़्यादा है लेकिन हमें क्योंकि डिजायर्ड वोल्टेज चाहिए तो स्टेप डाउन को कम करके देगा। तो यहाँ देखें उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो गई, उसकी एम्पलीट्यूड क्या हो गया है स्टूडेंट, कम हो गया है। ऐसे सिग्नल क्या हो गया है, मिनिमाइज होके मिला है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करें स्टूडेंट, सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इन आर डेली लाइफ आर एज फॉलोज। यहाँ पर जो है वो कुछ एप्लीकेशन है ट्रांसफार्मर की जो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। सो फर्स्ट है स्टेबलाइजर, जिसका मैंने भी आपको मल्टीपल टाइम्स की एग्जांपल दी है। स्टेबलाइजर रिसीव वेरिएबल ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, वेरिएबल तब्दील होने वाले स्टेबलाइजर को जो है वो वेरिएबल एसी वोल्टेज जो है वो मिल रहा होता है, वो रिसीव कर रहा होता है कि कभी कम आ रहा है कभी ज़्यादा आ रहा है, तो उसकी वेरिएशन होती है कुछ ना कुछ। एंड यूजेस स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर टू मेंटेन अ कांस्टेंट वोल्टेज टू डिजायर्ड लेवल। तो हमें जो हमारे पास जो भी लोड है, रेफ्रिजरेटर है, मोटर है, एसी है, एयर कंडीशनर है, तो यहाँ पर उसको डिजायर्ड लेवल तक लाने के लिए हम या तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं थ्रू स्टेबलाइजर, ताकि हमें जो है डिजायर्ड रिक्वायर्ड वोल्टेज फाइंड आउट हो सके। बैटरी चार्जर की स्टूडेंट अगर हम बात करें, सो बैटरीज नीड टू बी चार्ज विद लो वोल्टेज करंट। तो आप देखें बेसिकली बैटरी का इस्तेमाल होता है कि जहाँ पर लो वोल्टेज करंट होता है तो हमें अगर मजीद जो है वो उसको चार्ज करना है तो हम बैटरी चार्जर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हैंस बैटरी चार्ज इज सप्लाइड बाय स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और बैटरी चार्जर को बेसिक बैटरी चार्जर को जो है बेसिकली क्या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के जरिए जो है वो आपने सप्लाई जो है वो करना होता है टू प्रोवाइड अ करंट ऑफ सफिशिएंट वोल्टेज टू चार्जर द बैटरी। तो बैटरी ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या काम कर रहा होता है कि बैटरी चार्जर के अंदर भी एक ट्रांसफार्मर होता है कि अगर आप किसी मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं या कोई ऐसी डिवाइस है जिसको आपको डायरेक्ट वोल्टेज आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो आप बैटरी चार्जर के अंदर क्योंकि खुद एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है तो उसके डिजायर्ड लेवल तक जो है वो उसके अमाउंट प्रोवाइड करता है, और वो इस तरह बैटरी किसी भी डिवाइस की बैटरी को जो है वो आप फिर चार्ज कर सकते हैं बैटरी चार्जर के थ्रू। सर्किट ब्रेकर की बात करें स्टूडेंट, तो सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है कि जहाँ पर अगर वोल्टेज एकदम हाई आ जाए तो वहाँ सर्किट का जो करंट पाथ है वो डिस्कनेक्ट हो जाए, ताकि आगे जो लोड लगा हुआ है तो उसको नुकसान से बचाया जा सके। यहाँ सर्किट ब्रेकर की जो है वो एक इंटरनल मैंने यहाँ पे डायग्राम को शो किया है कि ये टर्मिनल है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप का इस्तेमाल होता है, स्ट्रिप ब्लेड है, मूवेबल कॉन्टेक्ट है, शॉर्ट सर्किट ट्रिप यूनिट है, और टर्मिनल ऑन लोड साइड है। तो आप देखें कि सर्किट ब्रेकर, मॉडर्न सर्किट ब्रेकर आर प्रोवाइडेड विद इंटीग्रेटेड ट्रांसफार्मर। तो मॉडर्न सर्किट ब्रेकर जो आ रहे हैं वो इस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी ट्रांसफार्मर अवेलेबल होता है विच प्रिवेंट इट फ्रॉम हाई वोल्टेज, जो कि आपको हाई वोल्टेज से बचाता है, एंड अलाउ यूजर टू मैनुअली स्विच ऑन एंड ऑफ पावर। तो ये मैनुअली जो है वो बेसिकली क्या कर सकते हैं, इसको आप स्विच ऑन और स्विच ऑफ पावर को कर सकते हैं ताकि किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। एयर कंडीशनर की बात करें हम, तो मॉडर्न एसी आर प्रोवाइडेड विद इंटीग्रेटेड ट्रांसफार्मर। मॉडर्न एसी के अंदर भी जो है वो स्टूडेंट ट्रांसफार्मर अब जो है वो लगे हुए आते हैं
इंटीग्रेट हुए हुए होते हैं विच एड्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एसी, ताकि एक एसी जो है वो एयर कंडीशनर जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। अगर हाई वोल्टेज आ रहा है तब भी एसी जो है वो डैमेज ना हो, और लो वोल्टेज आ रहा है तब भी उसको एक डिजायर्ड लेवल तक वोल्टेज मिले ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को सही परफॉर्म कर सके। और यहाँ मैंने दिखाया है एक एसी जिसके अंदर एक कॉन्टेक्टर है, शॉर्ट लो रेजिस्टेंस पाथ है, थर्मोस्टेट है, फ्यूज जो है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मर है। We have the some MCQ related to this topic, student. As you can see on your screen, the direction of induced EMF in a circuit is in accordance with the conservation of. We have for option right now, as you can see on your screen, option A mass, option B charge, option C momentum, और option D energy। तो यकीनन आपने इसका आंसर सही मार्क किया होगा, energy. So Dash proposed a rule to determine the direction of induced current. We have for option right now, as you can see on your screen, Faraday, Lenz, Ampere या फ्लेमिंग। तो राइट ऑप्शन क्या है, लेंस ने प्रपोज किया था इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। सो चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूस ईएमएफ इन द अदर कॉइल, दिस फिनोमेना इज नोन एज। लेकिन आपके जहन में इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो कॉइल हैविंग करंट पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, न्यूट्रल कॉइल या नन ऑफ दिस। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए प्राइमरी कॉइल। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू है द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इनपुट करंट इंक्रीज करते हैं, इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, हैज मोर टर्न इन द प्राइमरी या हैज लेस टर्न इन द सेकेंडरी। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज, जिसको भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है, मैग्नेटिक टॉर्क है, म्यूचुअल इंडक्टन इंडक्शन है, एसी जनरेटर है या नन ऑफ दीज है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी म्यूचुअल induction. Generating station used dash transformer to increase the alternating voltage. Step up transformer, step down, neutral या none of this. So generating station use dash transformer, कौन सा ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल करते हैं डिजायर्ड वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए। और नेक्स्ट एमसीक्यू है ट्रांसफॉर्मर वर्क ओनली विद, हमेशा से एसी के ऊपर काम कर रहा होता है, डीसी पे काम नहीं करता। तो सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एसी करंट, इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। सेक्शन बी जो है वो बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे डिपेंड कर रहा है। एक्सप्लेन हाउ एन एसी जनरेटर वर्क इन मोस्ट सिंपल फॉर्म, जिसको मैंने भी डिटेल में आपसे डिस्कस किया। एसी जनरेटर आएगा, प्रिंसिपल एंड वर्किंग आएगी, म्यूचुअल इंडक्शन की जो इंडक्टेंस का जो है वो फिनोमेना आप एक्सप्लेन करेंगे। रीजन डिफरेंस आएगा इसका स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। they compile a list of the numerous application of transformer step up and step down, जिसको मैंने भी आपसे डिटेल में डिस्कस किया है स्टूडेंट। सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन पे बेस कर रहा है कि ट्रांसफॉर्मर, फिर उसकी प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या होंगे ये आप मेंशन करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या होगी उसकी जिसको मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया, वर्किंग क्या होगी, लेंज लो, एग्जाम्पल और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लेंज लो। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शागुब एजुकेशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।